हेलो दोस्तों, आई विल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 लगाने वाले हैं, सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, पूरा लाइन बाय लाइन हल कराया है, कोई भी सवाल छूटा नहीं है उनमें का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें जाके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट शॉर्ट दिया गया है, छोटे से छोटे में लगाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट 2 2019 का। ठीक है, एफ ई। ठीक है, कोड नंबर है इसका 346 एफ ई। हमने 346 एफ डी तो लगा लिया, अब 346 एफ ई बचा है। ठीक है दोस्तों, खंड अ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न में दिया है क एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को एक प्रकाश एक प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तो केंद्र पर विभव क्या होगा। दोस्तों इसमें कोई मान में फर्क नहीं आएगा, अगर 10 वोल्ट यहाँ पे भी है तो उसके केंद्र पर भी 10 वोल्ट होगा, क्योंकि दोस्तों एक आवेशित धातु के खोखले गोले के अंदर विभव का मान समान होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि वैद्युत क्षेत्र में शून्य होता है। ठीक है, अतः केंद्र पे विभव पृष्ठ की सतह पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो समान होगा, यानी जो सतह पे है या फिर केंद्र पे, यानी समान होगा। अगर 10 वोल्ट होगा तो 10 ही वोल्ट यहाँ पे भी होगा, यानी कि हम लोग का जो ये दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 10 भी वाला, ये वाला सही है, यहाँ पे 0 वोल्ट वाला गलत है। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब दोस्तों नीचे की तरफ आ जाते हैं ख। ठीक है, 24 ओम का प्रतिरोध वाला तार है, एक समबाहु त्रिभुज में मोड़ा गया है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज हम लोग का इस आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ठीक है 24 ओम प्रतिरोध वाला इस प्रकार मोड़ा गया है। किसी दो किनारों के बीच बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आइए बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों टोटल दिया है आर बराबर 24 ओम। ठीक है, ठीक है, और इसको कहा है समबाहु त्रिभुज के आकार मोड़ा गया, मतलब ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे मोड़ा गया है तो त्रिभुज में हम लोग का कैसे प्रतिरोध बनता है, ऐसे बनता है ना। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करके यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रतिरोध बनता है। दोस्तों ये 8 24 दिया है और यहाँ पे 1 2 3 यानी कि तीनों, यानी 24 ओम वाले प्रतिरोध को मोड़ा गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में यानी 3 बार में मोड़ा गया है, तो 24 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, यानी कि 8 ओम का ये भी है, 8 ओम का ये भी है और 8 ओम का ये भी है, यानी कि हम लोग को तीनों 8 ओम का मिला है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आर बराबर होता है R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम का है। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध R बराबर 1/R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, पहले एक वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब देखिए जोड़ने का एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ऐसे हम लोग का यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज से कसा गया, ठीक है, और यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे दोनों नट को खोल लेते हैं, तो ये जो ऊपर वाला गया हम लोग का ऐसे आ गया, नीचे वाला ऐसे बच गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फैला कर सीधा कर दे रहे हैं और इसको यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एक 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो दोस्तों ये हम लोग का श्रेणी क्रम में है और इसको इसको देखेंगे तो समांतर क्रम में, तो ऊपर वाले को दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी जो ऊपर वाले को है हम लोग श्रेणी क्रम में 8 डैश बराबर लिख लेते हैं, तो 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है,
अब चूंकि अब दोनों समांतर क्रम में हो गए, यानी कि ये 16 है, ये 8 है, तो हम लोग तो यहाँ पे 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r1, इसको r1 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/16 धन 1/8। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे 16, ठीक है, 1, 8 दूना 16 यानी 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 3/16। अब चूंकि जब आर मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 16/3 हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन में आप देख सकते हैं 16/3 दिया है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है हम लोग का सही है। और दोस्तों हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है दोस्तों, ये चुंबकशीलता का मात्रक होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने टिक मार लिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक सवाल भी बता दिया है दोस्तों, ये सवाल भी आता है, ठीक है दोस्तों। हम चाहते तो आपको बता देते कि डायरेक्ट 16/3 होता है, आप मान लीजिए, लेकिन दोस्तों समझाना जरूरी था, ठीक है, ताकि अगर इसके जगह पे कोई और भी आ जाए प्रतिरोध वाला तो आप आसानी से कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे घ हम लोग का आ जाता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन में इतना जूल ऊर्जा है, ठीक है, मतलब निकलती है, मतलब ऊर्जा, ठीक है, और इतना 16 किलोवाट बिजली घर से गिनू नाभिकीय आवश्यकता ऊर्जा ज्ञात की, यानी ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लोग बता देते हैं आपको क्या होता है। दोस्तों इसमें दिया क्या है, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक नाभिक के विखंडन में 3.7 इतना जूल निकलती है, मतलब निकलती है, मतलब उत्सर्जक होती है। उत्सर्जक ऊर्जा कितना दे दिया हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा 3.2 गुणे 10⁻11, ठीक है फ्रेंड, जूल ये नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए इतना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, इसमें एक बिजली घर, ठीक है, यानी कि इसमें देख दिया है शक्ति, ठीक है फ्रेंड, शक्ति दे दिया है कितना, 16 किलोवाट, ठीक है। अब इसको हम बदलेंगे तो 16 × 10⁻³ भी कर सकते हैं, ठीक है, वाट में, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे सूत्र होता है शक्ति इज इक्वल टू n गुणे उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इतना ही मान रख देना इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सूत्र होता है। अब n बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, n बराबर शक्ति बटा उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे n बराबर हम लोग क्या करेंगे, शक्ति का मान कितना दे दिया, 16 × 10⁻³ बटा इसका कितना मान दे दिया है, 1.2 × 10⁻11। अब दोस्तों आप इसको कट पिट करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 5 × 10⁻14, ठीक है फ्रेंड, यानी n का मान जो आएगा हम लोग का 5 × 10⁻4 आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 5 × 10⁻4 ऑलरेडी ऑप्शन में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर घ का पहला सही है। और दोस्तों इसमें ड आ जाता है आयाम मांडुलित तरंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का लेसन से हट गया है, जैसे कि मैंने आपको सेट 1 वाले में वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है 2FME, यही इसका आंसर है, क्योंकि आयाम मांडुलित तरंगे की आवृत्ति FM वाहक तरंगे की आवृत्ति FE से दोगुना होती है, ठीक है, यानी दुगुना है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें दिया है च V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराता है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल है। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकतम चाल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टकराने की, ठीक है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, EV इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्योंकि दोस्तों अब इसका वेग ज्ञात करना, ठीक है, मतलब टकरा रहा है, ठीक है, यहाँ पे च देखिए
इसका च क्या क्या रहा है, मतलब च जो है मतलब टकरा रहा है, ठीक है, मतलब तेजी से। तो हमें वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको वी स्क्वायर बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेग इतना है और ये टकरा रहा है वी वेग से, तो इसको हम जब भी बराबर मान निकालेंगे वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये टू पर हो जाएगा 2 EV बटा यम, ठीक है। अब भी बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 EV बटा यम। दोस्तों इसमें ऑप्शन में देखिए 2 EV बटा यम ऑप्शन में है, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो वाला सही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब यानी कि बी, ठीक है। अब दोस्तों खंड ब में क्या है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेट जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है के बीच की, ठीक है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर के बीच 4 गुणे इतना किग्रा भार तथा इतना कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें भी मतलब विभवांतर बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों विभवांतर ज्ञात करना मतलब भी, ठीक है, भी से विभवांतर, ओके। तो हम लोग को भी मतलब ज्ञात करना है, तो आइए देख लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का दिया है, ठीक है, दिया है इसमें दूरी, ठीक है, मतलब जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि डी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 × 10⁻², ठीक है, मीटर। अब हमें कण का द्रव्यमान भी दिया है, तो कण का द्रव्यमान कितना दे दिया है, 4 × 10⁻13 kg। अगर दोस्तों आप अंशाल्ब रखें तो आप अंशाल्ब खोल लीजिए, ठीक है, और जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ के लगा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लगाते रहिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास अंशाल्ब नहीं है तो मार्केट में मिलता है, आप खरीद सकते हैं, या फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तब, अगर है तो कोई बात नहीं है, तब भी कमेंट कर दीजिए कि यस सर हमने रखा है, ठीक है, या फिर यस प्रो, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आवेश भी दे दिया, ठीक है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूछा है क्या, विभवांतर, यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो दोस्तों भी बराबर क्या होता है, E × D। तो दोस्तों इसमें E का मान हमें नहीं मिला है, तो E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है दोस्तों, mg/Q। तो दोस्तों इसमें देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया है G बराबर 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E बराबर क्या होता है, E बराबर यहाँ पे दे दिया आपको, E बराबर, ठीक है, यम का मान दे दिया है 4 × 10⁻13। ओके फ्रेंड, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे दे दिया है जी का मान ×10/2.4। अब दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका टोटल ऊपर का अगर गुणा होगा तो आपका ऊपर से और नीचे से जब कटेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 24 है, हम इसको आसानी से काट सकते हैं। जब इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 40/24 × 10⁻, आई घट करके -12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई बराबर 4 दाएं में 40 और 4 छके 24, ठीक है, गुणे 10⁻12। अब इसको ऋण 11 भी कर सकते हैं, या फिर, ठीक है, और 1/6 कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको कट पीट करके करेंगे तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1.67 10⁻6 वोल्ट, ठीक है, ऊपर 6 वोल्ट भी आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ×10⁻18 छूट गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ×10⁻18, यहाँ पे भी 10⁻18, तभी यहाँ पे +6 में आएगा आंसर, ठीक है। ये हम लोग का भी वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब दोस्तों वोल्ट के लिए हमने जो बताया था फार्मूला V बराबर ED, बस यहीं पे वो मान रख लेना है। V बराबर E का मान कितना आया था, 1.67 × 10⁻6
और इंटू डी का मान हम लोग का 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻², ठीक है। अब ये बराबर हम लोग का क्या होगा, 3.34 इंटू 10⁴ आंसर यही हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का भी का मान है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं कौन सा अगला सवाल है। एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना तथा वेबर में इतना वेबर कर दिया जाता है, यानी फाई इतना दिया है, फाई 1 फाई 2 दे दिया है, ठीक है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली लिखेंगे डेल्टा, उसमें समय दिया है डेल्टा टी बराबर 0.1 ठीक है, सेकंड, ठीक है फ्रेंड। हल यहाँ से कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा लिख के हल कीजिएगा कि यहाँ पे लिख दीजिएगा समय इतना बराबर इतना, ठीक है। अब इसमें दे दिया कुंडली में कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कुंडली में कुल वैद्युत फ्लक्स, कुंडली में कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स यानी डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। अब इसमें से आप घटा देंगे 0.1 माइनस 1 को, तो आपको बचेगा 0.9, माइनस में वो भी वेबर, ठीक है। डेल्टा फाई का मान है। अब दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, मतलब सूत्र क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। अब चूंकि यहाँ पे 0.9 रखेंगे, माइनस में है तो माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 0.1 रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9/1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम लोग का आया वो क्या आया, 9 आया, ठीक है। तो ये हम लोग का 9 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल थे और छोटे छोटे सूत्र थे, यहाँ पे आसानी से लग गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है, ठीक है। अब उसी के नीचे आ जाता है यहाँ पे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको डाला था वीडियो में, मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है, चाहे किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हर साल आता है, ठीक है। तो दोस्तों उसमें हमने डिफिनेशन क्या लिखवाया था, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है, उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों मैंने उसका सूत्र भी बताया था, W बराबर H/ν0, ठीक है। और एक और सूत्र होता है दोस्तों, W बराबर HC/λ0। तो दोस्तों लेमडा नॉट भी कहते हैं, लेमडा जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का हमने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, तो दोस्तों इसमें लिखवाने का कोई जरूर नहीं है। अब आता है नीचे एवलेंस भंजन, एवलांस भंजन से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, तो दोस्तों इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकते हैं, तो दोस्तों मैं भी यह बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं पहले कि सूर्योदय वाला ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त से आप क्या आकाश में, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है, और दोस्तों यहाँ पे नीचे मैंने प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का भी आंसर लिखा है। तो दोस्तों आपको दोनों ही बताऊंगा, आप दोनों ही लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन में से यहाँ तक उतारना, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल दृष्टिगोचर क्यों होता है, तो दृष्टिगोचर तक आपको नहीं लिखाना है, ठीक है, सिर्फ आपको सूर्य लाल तक लिखना है, ठीक है। लाल दिखाई देता है यहाँ पे लिखना है, दृष्टिगोचर मतलब होता है दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिखाई देता है, क्योंकि लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लाल रंग का प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है, जिससे यह हमारी आंखों तक आसानी से प्रकीर्णित हो जाता है। बस इतना ही लिखना है आपको दोस्तों। अब आ जाता है नीचे कार्यफलन वाला, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को किसी
वो न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे दो सूत्र लिखा है दोस्तों। और दोस्तों वैलेंस भंजक क्या है ये भी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। देखिए बहुत ही इजी डिफिनीशन है। पीएन संधि की उत्क्रम अभिनित, ठीक है, अभिनित में यदि लगाए गए विभव को बहुत अधिक बढ़ाया जाए तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सभी संयोजक बंध टूट जाते हैं, ठीक है। अतः उत्क्रम धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस घटना को एलांस भंजक कहते हैं। मतलब अगर जो उसमें ना बंध है ना अगर टूट जाता है ना तो उसमें धारा बहुत ज्यादा मतलब तेजी से बहने लगता है। उसी को एलांस भंजक कहते हैं। आइए एक बार और पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ आप देखिए ये चीज था हम लोग का, ठीक है। अब उसके बाद नित्य प्रश्न आता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये वाला जो हम लोग का प्रश्न था ये तो हो गया है और ये भी हो गया। और ये वाला जो है आपको मैं ये समझा दूं, पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति, ये मैंने आपको उसी मतलब सेट वन वाले वीडियो में बताया था कि पीएन संधि का उत्क्रम, उस पर हम आपको मैंने कार्यविधि भी लिखवाया था, ठीक है, जिसमें धारा कम हो जाए। अगर आपने वो वीडियो देखा तब ये आपको चीज लांस भंजक आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीएन संधि के उत्क्रम अभिनत में यदि लगाए गए विभव को बहुत अधिक बढ़ाया जाए, मतलब उसमें जो विभव लगाया गया अगर उसको एकदम अधिक बढ़ा दे रहे हैं तो विभव में एक निश्चित क्या होगा, निश्चित मान का संधि के निकट सभी संयोजक बंध टूट जाते हैं। मतलब जितने भी उसमें संयोजी बंध होंगे वो सब टूट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अतः उत्क्रम धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और इसी घटना को हम लोग एलांस भंजक कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न जो हम लोग को एक नंबर दिला देगा आसानी से। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है क्या, Q बराबर N इंटू ई। ये हम लोग का सूत्र होता है। और ये हम लोग का प्रश्न नंबर घ है ना, हाँ नहीं च है, ठीक है, ये च है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है एक गुलाम यानी एक गुलाम, ठीक है, और ई और यन दे दिया मतलब कितना, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होता है, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यन बराबर क्या करना है, यहाँ पे एन बराबर जब लिखेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप इससे भाग देंगे तो एन बराबर 6 दशमलव कितना आएगा, 2 5 × 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका इतना इलेक्ट्रॉन था। अगर आप चाहें तो इतना याद भी कर सकते हैं ये मान जो, ठीक है, आप आसानी से, ठीक है। और आपको ये सूत्र रख के लगाएंगे तो आपको पूरे नंबर एक में एक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों खंड स की बात कर लें। खंड स में लिखा है परिपथ चित्र देते हुए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि क्या है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, परिपथ चित्र देते हुए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए। तो दोस्तों ये जो हम लोग का ये परिपथ है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये हम लोग का उत्सर्जक है और ये संग्राहक और ये आधार मतलब बेस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने चित्र बनाया है, ठीक है। ये जो है कोटर है हम लोगों के, और ये जो बीच में ब्लू कलर से ये वाला जो रंगा गया है ये हम लोग के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हम लोग का पी क्षेत्र है, ये भी पी क्षेत्र है, और ये एन क्षेत्र है, ठीक है। और ये इसको ही हम लोग आधार बोलेंगे, इसको संग्राहक बोलेंगे, इसको उत्सर्जक बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है। अब दोस्तों इसकी क्रियाविधि देख ले तो यहाँ पे देखिए कार्यविधि थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा बट ये लंबा है नहीं, क्योंकि बोर्ड कॉपी पे जब आप इसको लिखेंगे तो ये कम से कम 5 लाइन में अटेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉपी लाइन ज्यादा लंबी होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्रियाविधि इसका क्या लिखा गया। उत्सर्जक आधार संधि के उत्क्रम अभिनत होने की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर आधार की ओर गति करने लगते हैं, जबकि एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पी क्षेत्र क्या कर रहा है, आधार की ओर गति कर रहा है। ये हमने क्या कहा था, ये आधार है बीच वाला। और जबकि एन क्षेत्र की
जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहा है, यहाँ पे तीर देखिए पी क्षेत्र की ओर जा रहा है, यानी उत्सर्जक की ओर। ठीक है, वही चीज इसमें लिखा गया है, पी क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। क्योंकि आधार बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% कोटर इसे पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का आधार है ये वाला, ये बहुत पतला है इसके अपेक्षा। तो चूंकि पी में जो पी क्षेत्र में कोटर हैं वो एकदम तेजी से इधर बढ़ रहे हैं, तो इसमें से कुछ 98% मतलब लगभग 98% इसे पार कर जा रहा है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, 98% यहाँ पे आपको पार कर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 98% ये पार कर जा रहे हैं, और चूंकि कुछ कांच इसमें फंस जा रहा है, मतलब कुछ 2%। ठीक है, 98% पार कर ले रहे हैं तो ठीक है। तो आप देखिए 98% कोटर इसको पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया तो उधर वाला संग्राहक है। ठीक है, लगभग 2% इलेक्ट्रॉन आधार के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग कर लेते हैं। मतलब इसमें जो 2% इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें संयोग बना ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सहयोग बना लेते हैं। इस स्थिति में बैटरी भी ई जो है हम लोग का ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ऋण सिरे से जोड़ने पे क्या होता है दोस्तों, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, जिसके कारण एक क्षीण धारा आईबी बहने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जब इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसमें से क्षीण धारा एक आईबी यहाँ पे बहने लग रही है। बस वही चीज है, बहने लगती है। कोटर संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं। उत्क्रम अभिनत के कारण टर्मिनल सी पर पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में बैटरी VCC से इलेक्ट्रॉन आकर इसे उदासीन कर देते हैं। इस स्थिति में धारा VC बहती है। मतलब जब इधर से आते हैं तो ये जो VCC का बैटरी जो माइनस सिरा है इसको उदासीन कर देता है। ठीक है, तो वहां से धारा IC बहने लगती है। तो दोस्तों बस देखिए, और यहाँ पे आगे हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा के लिए सूत्र की ऊर्जा स्थापित कीजिए। इसके आयनन विभव तथा उत्तेजन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत इजी है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे देखिए जो इसका सूत्र होता है आणविक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का, EN बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा N स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो गया और इसका मान फिक्स होता है। अब दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु आयनन विभव पे क्या होता है, ठीक है, ई बराबर क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और वही प्रति उत्तेजन में ऊर्जा में तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस इतना ही मान होता है। ठीक है, ये दो मान। ठीक है, आपको सिर्फ मान लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे पूछा है सिर्फ मान लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा ध्यान देकर याद भी चाहे माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की बातें कर ले तो यहाँ पे आता है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी है, आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली, हमने कहा ना कि सेट वन अगर आप इसको देख लेते हैं तो सेट वन बहुत ही इजी है। उसमें हमने लास्ट वाले में एक फार्मूला बताया था, एन बराबर साइन, साइन में क्या बताया था, ए प्लस, यहाँ पे ऐसे न्यूनतम विचलन कोण इसको कहते हैं। ठीक है, बटा 2, और यहाँ पे हमने बताया था साइन A/2, यानी कि जो ये कोण है ये प्रिज्म का कोण है और ये न्यूनतम विचलन कोण है, ये चीज है। ठीक है, अब यह बराबर क्या दे दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा रहा है कि जो प्रिज्म का कोण है और न्यूनतम विचलन कोण है वो दोनों ही समान है, यानी बराबर है। यहाँ पे देखिए कोण बराबर है, तो यानी कि जो हम लोग का ये वाला जो पोर्शन है वो इज इक्वल टू ए है। मतलब यहाँ पे जो है हम लोग का ए है, तो हम लोग ये ना बराबर क्या करेंगे, साइन ए के जगह पे, मतलब अब इसके जगह पे ए रख लेंगे तो ए करेंगे तो यहाँ पे A+A/2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन A/2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, n बराबर साइन 2A/2। ठीक है, अब बटा यहाँ पे क्या होगा, साइन A/2। ठीक है, अब चूंकि साइन 2 थीटा का आपने सूत्र पढ़ा होगा तो 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2।
चूंकि बटा साइन a/2। अब a/2 है तो इसको काट कर देंगे। n बराबर यानी जो हम लोग का अपवर्तनांक आएगा 2 cos a/2 आएगा, यानी कि ये हम लोग का आंसर होगा। चूंकि साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, यही सूत्र होता है। और इसी सूत्र पे मैंने ये रखा है और इसको कट करके हमने ये चीज लाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज क्या है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः ध्रुवण हो जाती है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तनांक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी अपवर्तन कोण ज्ञात करना है तथा इसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्रुवण कोण को हम लोग डिनोट करते हैं IP इज इक्वल टू 60 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखते हैं, आपको हमने बताया था एक वीडियो में सूत्र, ध्रुवण कोण किसे कहते हैं या फिर ब्रूस्टर्स नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो n बराबर 10 IP होता है दोस्तों। अब IP के जगह पे हम लोग 60 डिग्री रख लेंगे, 10 60 अंश, और n बराबर √3 हो जाता है। यहाँ पे 60 का मान, और n बराबर 1.73 क्या आता है 2 होता है। ठीक है, 732 होगा। ठीक है, अब इसका ये मतलब ये जो हम लोग का है अपवर्तनांक है, नांक। ठीक है, अपवर्तनांक है। अब यहाँ पे हम लोग को अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण आई बराबर क्या होता है, मतलब आई बराबर कह रहे हैं आर बराबर होता है R प्लस IP इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि R बराबर हो जाएगा 90 माइनस IP, R बराबर 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू R बराबर नहीं, यहाँ पे 60 है ना IP का मान, तो यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, यानी कि R का जो हम लोग का अपवर्तन कोण है वो 30 डिग्री है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नीचे वाले सवाल जो हम लोग का अथवा है, अथवा वाला सवाल। एक प्रकाश किरणें निर्वात में यन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती हैं। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण को 2 गुना हो जाए तो अपवर्तनांक का मान यन के पदों में ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी है, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको पता था एक प्रकाश है, यहाँ से जब जाती है तो इधर झुक जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या आता है, आई आता है और ये आर आता है, और ये यन क्षेत्र होता है यानी कि माध्यम होता है, और ये विरल मतलब निर्वात होता है। ठीक है, अब चूंकि हम इसमें दोस्तों सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए अथवा वाला था। ठीक है, समझा रहा हूँ, आप लगा लीजिए, तुरंत लगाइए अपने कॉपी पे, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। दोस्तों जो सूत्र बता रहा हूँ मैं हल कर रहा हूँ, बस आपको वैसे ही लिख देना। ठीक है, साइन आई बटा, मैं थोड़ा राइटिंग गड़बड़ लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है इसका सूत्र। अब चूंकि यहाँ पे दे दिया है जो हम लोग का अपवर्तन कौन सा कोड है, यहाँ पढ़ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे लिखा है अपवर्तन कोण का दुगुना हो जाता है। जो आप क्योंकि दोस्तों आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है तो हम I बराबर 2R लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी सूत्र पे हम लोग रख देंगे n बराबर साइन 2R साइन 2R बटा साइन R। अब दोस्तों साइन 2 थीटा का हम लोग सूत्र जानते ही हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन R इंटू कॉस R और बटा साइन R। ठीक है, और साइन आर से साइन आर तो कट जाएगा हम लोग को, तो फिर n बराबर 2 cos r बचेगा। तो दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया, अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात कर दिया। ठीक है, जो इसमें पूछा गया था, यन के पदों में ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने यन यहाँ पे मान ज्ञात कर लिया। हम लोग खंड 2 से लगाएंगे। ठीक है, और चौथा प्रश्न का क लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है हम आपको ये भी बताएंगे, और इस पर एक न्यूमेरिकल है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों आइए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में
सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा दी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है और बहुत ही इजी इसका न्यूमेरिकल भी है। दोस्तों मैं आपको सूत्र बताऊंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा और कैसे लगाना है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए चलते हैं लिखने। तो दोस्तों पहले हम लोग लिखेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कॉपी नहीं निकाला है तो जल्दी से कॉपी निकालिए और पेन निकालिए। ठीक है, और लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ ही। ठीक है, वरना आप कहीं बैठ के आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको नींद भी आ सकती है, क्योंकि ऐसे एक जगह बैठ के देखने से नींद आने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेन कॉपी निकालिए और मेरे जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अगर लिखने में लेट हो जाए तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है तो आइए देख लेते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्तित वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या फिर आधारित भी कर सकते हैं और कार्य भी करता है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, मतलब ऐसी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। जब परिपथ कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vp आरोपित करते हैं तो क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, माना हमारा ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो विचुंबक की क्रिया से संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में गुजरती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं तो जो अन्योन्य प्रेरण के डिफिनेशन में मैं बताया हूँ वही चीज यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जब किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत वाहक बल, मतलब जो उसमें प्रेरित धारा उसके मतलब वाहक बल से उसमें दूसरे में मतलब दूसरे चुंबकीय फ्लक्स में आपको उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें का यहाँ तक आपको लिख लेना है और उसका डिफिनेशन लिख लेना है, या फिर आपको इतना ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आता है इस पर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं यहाँ पे आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दिया है क्या हम लोगों का, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली की संख्या यानी कि n दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं। अब जैसा कि दोस्तों फिजिक्स में हिंदी थोड़ा लिखना बनता है, अगर हिंदी नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सवाल, और एग्जामिनर थोड़ा वो चीज कर देगा, थोड़ा नंबर कम भी दे सकता है। तो दोस्तों ये 3 नंबर में पूछा है तो हम लोग को अच्छे से लिखना है। ठीक है, अभी इसमें दिया है प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों की फेरों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक कुंडलियों के फेरों की संख्या। ठीक है, NP इक्वल टू, ठीक है, फेरों की संख्या NP इक्वल टू 1100 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक कुंडलियों के यहाँ पे फेरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे संख्या। अब यहाँ पे लिख देंगे NS इक्वल टू 110। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हम लोग को मिल गया। अब इसमें देखिए वोल्ट दिया है, तो वोल्टेज किसके लिए दिया है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली यानी कि जो हमारा NP है, यानी कि यहाँ पे VP दे दिया है, प्राथमिक वोल्टेज सप्लाई कितना दिया है तो 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, द्वितीय कुंडली में जुड़ा प्रतिरोध यानी कि RS, द्वितीय कुंडली में जुड़ा है यानी कि प्राथमिक जो है ना हम लोग उसको P से डिनोट करेंगे प्राथमिक के लिए, और यस को द्वितीयक से। तो यहाँ पे द्वितीयक दिया है प्रतिरोध, तो यहाँ पे 220 ओम लिख देंगे। ठीक है, 220 ओम। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया है क्या, कुछ नहीं दिया। अब लिखा है कि प्राथमिक कुंडली, यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी कि आई पी ज्ञात करना, आई पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक के लिए हम लोग यस और द्वितीयक के लिए पी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध 220 ओम है, तो यहाँ पे यस का हमने डिनोट किया है ना, वैसे ही। अब दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है ये दिखा आपको, लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूत्र। अब सूत्र क्या होता है, एन एस बटा एन पी इज इक्वल टू वी एस बटा वी पी। अब इसका भी बराबर होता है आई पी बटा आई एस। ठीक है, ये सब पीएस जो है ना, ये सब सफिक्स में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी मदद से हम लोग, इतना के मदद से हम लोग क्या करेंगे, वीएस का मान निकालेंगे, क्योंकि वीपी का तो मान ऑलरेडी हम लोग के पास है और आईपी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आईएस का मान भी हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा ना। आईपी इज इक्वल टू पूछ दिया प्राथमिक कुंडली जी, तो दोस्तों हम लोग को वीएस निकालना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इतना इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। आपसे अगर कहीं द्वितीय कुंड, अगर आपके में दिया है कि प्राथमिक का धारा इतना है, द्वितीय का धारा ज्ञात कीजिए, तो अब आपको ये वाला भी सूत्र लगाना है। ठीक है, अब आगे हम हल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एनएस का मान दिया है, यहाँ पे देखिए एनएस का मान दिया और एनपी का भी मान दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, एनएस का मान और एनपी का मान दिया है और वीपी का मान दिया है यहाँ पे, और वीएस का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, तो हम एनएस का मान धर देते हैं यहाँ पे 110। ठीक है, और एनपी का मान धर देते हैं 1100। ठीक है, इज इक्वल टू वीएस का मान क्या है हम लोग का, कुछ नहीं है, तो हम लोग वीएस रख देंगे, और वीपी का मान दे दिया हम लोग का 220 वोल्ट। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 कट गया, और 11 से 11 कट गया, यानी कि 1 आ गया, यानी कि इस 22 को उस पर गुणा करेंगे तो 22 वोल्ट इज इक्वल टू वीएस, यानी जो वीएस का मान हम लोग का आया है 22 वोल्ट आया है, यानी 22 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये चीज तो हम लोग का निकल गया। अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे आई यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हम लोग का आईपी है वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब आई एस। ठीक है, अब आई एस निकालने के लिए क्या करेंगे, वी एस इज इक्वल टू आई यस इंटू आर। ठीक है, जो हम लोग का ओम का नियम है। ठीक है, उसी से भी बराबर आई इंटू आर से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, धारा के लिए। ठीक है, अब इस चीज से हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 22 रख देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू आई एस, तो आई एस ही रहेगा, और गुणे आर एस का मान कितना दे दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 ओम। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे तो 22 बटा 220 यानी कि आई एस। अब तो 22 से 22 गया, और 22 से यानी 1 बटा 10 यानी 0.1 इज इक्वल टू आई एस। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का प्राथमिक धारा है, मतलब प्राथमिक नहीं द्वितीयक धारा, धारा का मान क्या है आई एस। ठीक है, अब यहाँ तो आई एस तो आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए हम लोग को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, अब हम लोग आई पी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सारा का मान पुट कर देंगे। तो वी एस क्या है हम लोग का, वी एस बटा वीपी इज इक्वल टू आई पी बटा आई एस। अब इस सूत्र में हम लोग जब सारे मान पुट करेंगे तो क्या होगा, वी एस का मान कितना है, तो हम लोग का 22 वोल्ट, तो 22 बटा वीपी का मान कितना है 220। ठीक है, इज इक्वल टू आईपी का मान कितना आया है, कुछ नहीं आया, तो आईपी ही लिखेंगे, और आईएस का मान आया 0.1, तो 0.1 का इंटू इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देख लेंगे, 22 को आप सोचिए काटेंगे तो यहाँ पे 10 बार में जाएगा, यानी कि जो ऊपर आएगा 0.1 बटा 10 इज इक्वल टू आईपी। अब आईपी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जब फिर इससे भाग देंगे तो आईपी को हम लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, इतना एम्पियर लिख सकते हैं, मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा वो 0.01 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, बस आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र को माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपको कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विभव मापी में किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। दोस्तों ये डेरिवेशन है और इसका हम लोगों का निगमन करना है, तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेडिंग डाला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे चित्र बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आपको ऐसे एक चित्र बना लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है माना विभवमापी में प्राथमिक बैटरी, ये जो हम लोग का प्राथमिक बैटरी है इसको लिखना है, ठीक है। प्राथमिक बैटरी का विद्युत वाहक बल ईपी है, जो हम लोग का प्राथमिक बैटरी का विद्युत वाहक बल है वो ईपी है, यहाँ पे डिनोट किया गया। और कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, आप चित्र देखेंगे आपको समझ में आता चलेगा कि हमने क्या लिखा है। ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तथा सेल का विद्युत वाहक बल ई है, जो ये हम लोग का सेल है उसका विद्युत वाहक बल ई है और बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है, ई पी है, ठीक है। तो ये चीज लिख देना है, ठीक है। तो सेल ई का वाह प्रतिरोध आर है, यानी जो सेल का ई है ना, जो सेल का ई उसका वाह प्रतिरोध क्या है, आर है, ठीक है, आर है। माना तार ए बी में प्रति एकांक लंबाई में विभव का मान फाई है। ये जो ए बी है हम लोग का प्रति एकांक, इसमें जो ए बी का लंबाई है प्रति एकांक वो विभव का मान फाई है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डालना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जब कुंजी K1 खुली है ऐसी स्थिति में C व D के मध्य कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, तब हम जॉकी की सहायता से तार AB पर रखकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। माना बिंदु A से L लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति में प्राप्त होती है, तब विद्युत वाहक बल E बराबर L1 इंटू 5। दोस्तों इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, जब कुंजी K2 को बंद करते हैं तब ऐसी स्थिति में C व D के साथ धारा प्रवाहित होती है, तब हम पुनः, यहाँ पे दोस्तों 2 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पुनः जॉकी की सहायता से AB पर रखकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। माना बिंदु A से L2 यानी कि L2 यानी कि L लंबाई की, ठीक है, L2 पर शून्य विक्षेप की होती है। यदि यहाँ पे वहां पे हम लोग L माने थे और यहाँ पे L2 माने हैं, ठीक है, या फिर L1 L2 भी कर सकते हैं, ठीक है। लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज तार, ठीक है, V बराबर L0 और तार की विभव, तो यहाँ पे फिर वही चीज हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे, V बराबर L2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो यार बराबर E बटा भी -1, ठीक है, E बटा भी -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये E का मान है और यहाँ पे देखिए V का मान है, ठीक है, सेम टू सेम। अब E के मान रख देंगे इसमें और V का भी मान रख देंगे, ठीक है। अब आपका सेम टू सेम ये चीज आ जाएगा और इसी को दोस्तों कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों हमने निगमन भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज हम लोग का आ गया, यही चीज का हम लोगों का निगमन करना था और यहाँ पे ये चीज हम लोग का निगमन हो गया। बस दोस्तों आपको इतना ही लिखना है, थोड़ा सा लंबा है बट आपको 3 नंबर इस पर 100% मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी नंबर कटने वाले नहीं है, कोई भी नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का विभवमापी विरामावस्था, यदि एक इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट तक त्वरित किया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, मतलब जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का निगमन है ना दोस्तों, वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो भी हमने ऑलरेडी लिख लिया है, आपको मैं ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो था प्रश्न यहाँ पे लिख लिया हूँ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे हेडिंग डालेंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और इसमें लिखेंगे प्रत्येक द्रव्य कण, आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ अब अच्छे से दिखेगा। प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबंध होती है जिससे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, दे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसकी जो तरंग दैर्ध्य है ना उसको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा 2 लाइन लिखना है, जब किसी यम द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिशील होता है। अब कोई मान लीजिए यम द्रव्यमान का कोई कण है और भी वेग से मतलब गति कर रहा है, ठीक है, गति करता मतलब गतिशील होता है, तो संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो यहाँ पे होगा लैम्डा बराबर H बटा P, ठीक है। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको मालूम ही होगा, K बराबर 1/2 mv² होता है, तो सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। और दोस्तों इसका एक और मान होता है P² बटा 2m।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बटा 2m होता है, तो पी स्क्वायर का हमने पी का मान निकालना है, यहाँ पे पी का मान, ताकि हम लोग यहाँ पे पुट कर सकें। अब चूंकि पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इतना बराबर इतना होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। अब पी स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, के टू एम यानी टू एम को इसमें तिरक गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब जब पी स्क्वायर बराबर के टू एम आया था तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बराबर अंडर रूट में इतना कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, जो हम लोग का पी का मान था वो इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कोई इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट के विभव से त्वरित होने पर गतिज ऊर्जा के प्राप्त कर लेता है, तब गतिज ऊर्जा के बराबर ई भी होगा तब तथा। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है कि के जगह पे हम लोग को ई भी रख देना है, ठीक है। अब के जगह ई भी रखेंगे तो ये चीज हम लोग का आ जाएगा। और दोस्तों एच का मान हम लोग का क्या होता है, 6.63 गुणे 10 के घात 34 बटा 2 को 2 ही लिखेंगे। और यम का मान आ गया है द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के घात 31, और इलेक्ट्रॉन का होता है दोस्तों 1.6 गुणे 10 के घात 19, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे सारा मान पुट करने के बाद हम लोग इंटू कर देंगे। जब इंटू करके इससे भाग दे देंगे तो हम लोग का टोटल इतना आ जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये मान थोड़ा याद रखना है और आपका ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ना इसको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से ये चीज लिख दें। आपको नहीं तो गुणा भाग करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से आप इसमें फंस सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सिंपली इतना आपको मान रखना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही आपको करना है और यहाँ पे इस मान को थोड़ा याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इस मान को समझ लीजिएगा कि आपको 12.27 होता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग का क्या है। अब दोस्तों दिया है संभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के एक उदाहरण दिए। दोस्तों बहुत ही ईजी है और इस पर तो 3 नंबर आपको 100% ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों ऊपर वाले में थोड़ा सा नीचे आपको ये भी लिख देना, अतः तरंगदैर्घ्य त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं समस्थानिक और संभारिक। तो समस्थानिक का डिफिनीशन यहाँ पे हमने लिख लिया है, परिभाषा जो होता है उसका, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं 17Cl35 और 17Cl37, यानी 17 समान है लेकिन 35 और 37 है, यानी कि ये 2 चीज अलग है, ठीक है। और वैसे ही 1H1 1H2, यानी कि नीचे का जो हम लोग का प्रोटॉन है वो समान है लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो समान नहीं है, वो भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है। उसी को समस्थानिक कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉन एक समान हो। दोस्तों आप सिर्फ इस चीज को याद रखिएगा, समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आपको यही 2 चीज याद रखना है समस्थानिक में। और संभारिक में क्या होता है ये देख लेते हैं। अब दोस्तों संभारिक में क्या होता है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होते हैं और परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है दोस्तों। बस आपको यही संभारिक होता है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं 1H3 व 2He3, यानी जो यहाँ पे परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है और जो हम लोग का द्रव्यमान संख्या है वो हम लोग का क्या है, भिन्न भिन्न है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3-3 है, यहाँ पे 3-3 है और यहाँ पे देखिए 14-14, यहाँ पे नीचे देखिए 6-7 है। मतलब ये हम लोग का अलग अलग है लेकिन ये जो इसका है द्रव्यमान संख्या वो बराबर है, मतलब समान है। तो दोस्तों इसको कहते हैं संभारिक। दोस्तों बहुत ही इजी चैप्टर था और इसका उदाहरण भी हमने एक पूछा है तो हमने 2-2 उदाहरण दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहे तो दोनों कॉपी में लिख लीजिएगा और उसमें बोर्ड परीक्षा में एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, नंबर बढ़ा के मिलने वाला नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि नति कोण क्या है, ठीक है। नति कोण का परिभाषा दीजिए इसकी और उस पर एक न्यूमेरिकल भी दे दिया है।
अब न्यूमेरिकल में क्या कहा है दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः इतना है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, क्षैतिज घटक का मान दे दिया और ऊर्ध्वाधर घटक का मान दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या, उस स्थान में पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और नति कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ईजी है, आइए पहले देख लेते हैं नति कोण का डिफिनीशन क्या होता है। तो दोस्तों नति कोण का डिफिनीशन होता है, नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच होती है। मतलब जो बीच बनती है, ठीक है। नति कोण उस कोण को कहते हैं, नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच होती है। मतलब मान लीजिए ऊर्ध्वाधर दिशा और ये क्षैतिज दिशा है, ठीक है, तो इसके बीच को हम लोग नति कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने पढ़ा होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल पॉइंट पे आ जाते हैं और थोड़ा यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट भी लगा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा बराबर बी भी बटा बी एच होता है। और दोस्तों हम लोग को फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को क्या निकालना है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए दिया क्या है। अब दोस्तों इसमें दिया क्या है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, यानी क्षैतिज जो घटक है एच बराबर हम लोग को दे दिया एच बराबर 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर और भी बराबर दे दिया है 3√3 इंटू 10⁵ वेबर प्रति मीटर। यहाँ पे मात्रक भी मन करे तो लिख लीजिए आप, ठीक है, आपको मेरे साथ ही साथ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज दे दिया है, यानी कि एच का मान दे दिया और भी का मान दे दिया, ठीक है। और एच को हम थोड़ा बदल लेंगे, यहाँ पे एच को हम लिख देंगे 3 × 10⁻⁵ ताकि इन दोनों का मान जो है वो सेम हो जाए, ठीक है, 10⁻⁵ ताकि जोड़ने और काटने में गुणा करने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग से पहला पॉइंट क्या पूछा है, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, क्या पूछा है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर क्या होता है दोस्तों, बी ई बराबर एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही सूत्र होता है दोस्तों, एच का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर। इसी को हम लोग को हल करेंगे, इसमें मान रखकर बहुत इजी है, आप आसानी से लिख लेंगे। एक लाइन का डिफिनेशन है और 2 लाइन का सवाल है। देखिए अब भी ई हम लिख लिए, अब यहाँ पे हम इसको मान रख लेंगे, ठीक है। तो मान कितना है, 3 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर और प्लस 3√3 का × 10⁻⁵ का। अब इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जब इसका होल स्क्वायर हो गया, जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 त्रिके तो 9 हो जाएगा गुणे, और ये ऊपर है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ऋण 10, ठीक है, प्लस 3 त्रिके 9 और 29 27 27 × 10⁻⁵ नहीं होगा 10 होगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे भी है दोस्तों, वीडियो करप्ट हो गया, ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे वीडियो करप्ट हो गया मेरा, जो यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इतना मान, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, फिर ठीक है। तो और एच का मान यहाँ पे रखेंगे और भी का मान भी यहाँ पे रख देंगे, और इसको हल करने के बाद हम लोग का भी ई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नति कोण निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग करते हैं। tan थीटा बराबर बी भी बटा बी एच, या इसको ये भी कह सकते हैं भी बटा एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, भी का मान रख देंगे और एच का मान रख देंगे। पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10 ऋण 5 से 10 ऋण 5 कट गया, और 3 से ये 3 से 3 कट गया, √3 बचा है, ठीक है। √3 का मान क्या होता है, 60, एंड 60 अंश का मान क्या होता है, √3, और √3 के जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं, tan 60, और 10 से 10 को काट देंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, 60 अंश, ठीक है। 60 डिग्री हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे अगला सवाल था हम लोगों का, नति कोण के बाद यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे नति कोण के बाद ये वाला तो हम लोग यहाँ पे संचार व्यवस्था से है, तो इसको हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे 5 का हमने छोड़ दिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग सवाल पे आते हैं,
आवृत्ति के सवाल पे ये वाला। तो अभी हम आपको ये समझाते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। वीडियो में यहाँ तक बना लिया था, ठीक है, यहाँ तक बना लिया था और यहाँ पर तक करप्ट हो गया, केवल आवाज़ आया है और वीडियो मतलब नहीं आया है। अब पता नहीं क्यों नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से बताऊँगा, ये नहीं कि उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे परिपथ बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ना एक ओम का प्रतिरोध तथा हेनरी प्रेरकत्व। तो यहाँ पे हमने प्रेरकत्व बना लिया 0.01 हेनरी और यहाँ पे प्रतिरोध बना लिया एक ओम का, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा फिर से। और यहाँ पे दे दिया है प्रत्यावर्ती धारा लाइमन जुड़ी है। यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा लाइमन जुड़ी है 220 वोल्ट की, ठीक है। अब दोस्तों आवृत्ति बराबर एफ बराबर इतना दे दिया 50 हर्ज और यल बराबर 0.01 हेनरी भी दे दिया है। और एक तरह से देखें तो हम लोग का आर बराबर 1 ओम भी दे दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला तो आपको एक्सेल ज्ञात करना है, जो हम लोग का यहाँ पे है प्रतिघात, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एल लिखा है, जबकि जेड एल नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे एक्सएल रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्सएल हम लोग को प्रतिघात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, आपको एक बार पूरा आपको पढ़ लेना चाहिए। एक ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रवर्तित धारा लाइमन जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज, परिपथ की प्रतिघात इतना है तथा इतना में मान ज्ञात कीजिए। यानी जेड हम लोग को प्रतिबाधा भी बताना और धारा आई का भी मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल बराबर क्या होते हैं, जो हम लोग का प्रतिघात है, एक्सेल बराबर वो हम लोग का क्या होगा, ओमेगा इंटू यल। तो दोस्तों ओमेगा का मान हम लोग का दिया नहीं है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू यफ। यानी कि यहाँ पे चूंकि हम लोग डाल के लिख सकते हैं, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई यफ, यानी कि यफ जो है ना दोस्तों वो क्या है, हम लोग की आवृत्ति है, ठीक है। तो दोस्तों वहीं पे हम लोग क्या किए, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू यल कर दिए हैं। और दोस्तों जानते हैं 2 का 2 लिख दिए हैं, पाई का मान 3.14 होता है तो 3.14 लिख दिए हैं। और एफ का मान 50 हर्ज है तो यहाँ पे 50 हर्ज लिख दिए। और यल का मान हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए 0.01, यानी सारे का मान हम लोग पुट किए हैं और गुणा कर दिए हैं, ठीक है। आपको गुणा कर लेना, उसके बाद आपका एक्सेल बराबर इतना आ जाएगा, यानी जो आपका प्रतिघात है। अब दोस्तों प्रतिघात ज्ञात करने के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट जेड का मान यानी प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होता है, यहाँ पे सूत्र देखिए, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर इन प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी जो हम लोग का प्रतिघात है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो प्रतिबाधा हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब आर का मान मालूम ही है कि 1 होता है, 1 1 ओम दिया है आर बराबर, ठीक है, 1 ओम के लिए। और एक्सेल अभी हम लोग निकाले हैं 3.14 ओम, ठीक है। आपको फिर ये मान पुट करना है, मान तो पुट कर ही लेंगे, ठीक है। आर का मान दे देंगे, अब स्क्वायर में है तो आर का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक्सेल दिया तो एक्सेल का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक्सेल का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 10.86 हो जाएगा। फिर जेड अंडर रूट से जब बाहर लेंगे इसको तो आपका 3.239 आ जाएगा, यानी जेड का जो मान होगा हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पूछ दिया आई मतलब धारा पूछ दिया। यहाँ पे देखिए धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आई बराबर होता है V बटा जेड, ठीक है, वोल्टेज बटा प्रति, ठीक है, प्रतिबाधा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 200 बटा 3.239, अब इसको भाग देंगे तो 61.74 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आपको आसानी से आ जाएगा। अब दोस्तों आते हैं आगे सवाल पे, अगले सवाल पे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, 1 सेंटीमीटर व्यास की चांदी के एक तार में 75 मिनट में कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना हो तो ज्ञात कीजिए वोल्टेज, वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग। दोस्तों हम लोग VD का मान ज्ञात करना हो और I का मान ज्ञात करना, यानी धारा ज्ञात करना और VD मतलब अनुगमन वेग का ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें, अनुगमन वेग का ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल दिया था कि कैसे इसको समझाया गया था, ठीक है। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिख लिया, आपको सिर्फ पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इस
वेग, इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवावेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ही लिखना है और ये चीज मत भूलिएगा, लगभग 10 के घात ऋण 4 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों एक वीडियो मैंने इसको पूरा विधिवत समझाया हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको समझ के ही आसानी से आप लिख लें। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसमें समझाया गया आसानी से। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे। तो न्यूमेरिकल पॉइंट पे हम लोग करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट पे इसका लगा लेते हैं इधर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा लेते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट। अब दोस्तों इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर व्यास में चांदी के तार में 75 मिनट यानी टी दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टी बराबर 75 मिनट और इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 75 गुणे 60 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 4500 सेकेंड। ठीक है, 4500 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टी बराबर दे दिया और यहाँ पे दिया है 90 कुलाम आवेश, यानी क्यू बराबर दे दिया है, क्यू बराबर 90 कुलाम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज दे दिया और इसमें यहाँ पे दिया है आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दे दिया है, 5.8 गुणे 10 के घात 22। ठीक है, अब वो पूछा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है। ठीक है, इसको लिख देंगे n बराबर, ठीक है, क्योंकि ये संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट अगर हल करें तो फर्स्ट पॉइंट का सूत्र क्या होता है, I बराबर आपने पढ़ा होगा Q/T। अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध वाला, तो आपको उसमें बताया गया है विधिवत इस सूत्र के बारे में और उसका VD के सूत्र के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू का मान पुट कर देंगे 90 कुलाम बटा और यहाँ पे 4500 रख देंगे। ठीक है, सेकेंड वाला। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कट पीट करके आंसर ला देंगे। तो यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो 9 यानी कि 9×5 = 45। ठीक है, 1/50। ठीक है, अब 1/50 आ गया। अब इसको हम लोग जब भाग देंगे तो क्या होगा, तो 1/50 हम लोग डायरेक्ट I बराबर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको हम लोग अच्छे से भाग दें तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 0.02 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इतना आंसर आ जाएगा, I बराबर 0.02 एम्पियर। अब इसका हम सेकेंड पॉइंट देखें तो इसका सूत्र क्या होता है, I बराबर N इंटू E इंटू AVD। ठीक है, इतना आंसर होता है इसका इतना सूत्र होता है दोस्तों। अब इतना सूत्र होता है तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे 0.02 इज इक्वल टू एन का मान दे दिया हम लोग का कितना, 5.8 गुणे 10 के घात कितना हो गया, 22। ठीक है दोस्तों, ये दिन में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ देखने को मिल रहा होगा हॉर्न का। ठीक है, आपको जनवरी बाद से आपको मैं अच्छे से प्रोग्रेस दे दूंगा। ठीक है, लगवाने वाला हूँ, तब तक के लिए आप ऐसे ही देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ का मान, अब इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया, 1.6 गुणे 10 के घात 18 और VD रख लेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मान हम, और ए का मान जो है हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि ए का क्षेत्रफल नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिखा जाता है, अगर क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का दिया है तब वहाँ पे क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि VD बराबर क्या होगा, 0.02 बटा 5.8 गुणे 10 के घात 22 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात 18। ठीक है, अब आप जब इसको गुड़ा उड़ा करके भाग उग देंगे तो आपका टोटल मान आ जाएगा VD बराबर 2.1 गुणे 10 के घात 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने मन से लगाइएगा। ठीक है, मैं आपको, मेरा मकसद है कि आपको सूत्र बताना। ठीक है, कौन सा सूत्र कैसे लगेगा और कौन सा सवाल कैसे लगेगा, आपको डिफिनीशन तो मैं दे देता हूँ, बाकी आपको सूत्र बताता हूँ कैसे हल करना ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जो गुणा नहीं कर रहा हूँ आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मान रख के गुणा करने का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज हो गया। अब दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग का क्या है अथवा में। ठीक है,
एक प्रत्यावर्ती संधारित्र को इतना तथा इतना से जोड़ा जाता है। यदि संधारित्र की धारिता इतना से बदलकर इतना हो जाती है तो मतलब 10 माइक्रोफैरड से बदलकर क्या हो रहा है 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी है और इस पर हम लोग को कितना नंबर मिलने वाला है 3 नंबर। बाप रे बहुत आसान है दोस्तों, बहुत इजी। अब अथवा वाला थोड़ा आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है। बस हम लोग का आज का थोड़ा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों करप्ट हो गया, इस वजह से थोड़ा हम लोग को दोबारा बनाना पड़ रहा है, 1 मिनट। तब दोस्तों यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि 10 माइक्रोफैरड जो हम लोग का दिया है 10 माइक्रोफैरड से बदल कर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है इसमें, ये देखिए ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करना है। मतलब जो ऊर्जा परिवर्तन है यानी ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है डेल्टा यू बराबर 1/2 डेल्टा। अब आपको एम बी स्क्वायर तो पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पे सी भी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा लगेगा, ठीक है, भी का स्क्वायर, ठीक है। अब डेल्टा यू हमें ज्ञात करना है तो डेल्टा यू बराबर हम लोग का क्या होगा 1/2 तो हम लोग रख ही लेंगे। और जो सी हम लोग का है डेल्टा सी संधारित्र है, तो संधारित्र में माइक्रोफैरड दिया है, माइक्रोफैरड को हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 6 से गुणा कर देंगे, मतलब 10 के घात ऋण 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10-2 डेल्टा निकालना है और गुणे 10 के घात ऋण 6 और इंटू भी का मान कितना दे दिया हम लोग का, यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट, ठीक है। तो 200 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा 200 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मान रख के हम लोग गुणा करेंगे 1/2, यहाँ पे डेल्टा यू बराबर, अब इसमें से गया 10 में से गया 2 तो 8 बचा, गुणे 10 के घात ऋण 6 और गुणे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। और 40,000 में 4 जीरो है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए 2 से तो इसको हमने 4 बार में काट दिया, यानी 4 गुणे ये भी 4 है, 4 लिख सकते हैं, 10 के घात ऋण 6 है और जिसको क्या लिख सकते हैं 10 के घात 4, ठीक है। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 4 चौको 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 लिख के और इसमें 6 है ये प्लस में, तो यहाँ पे जोड़ेंगे जब इसको तो 6 4 जोड़ेगा तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 2 बच जाएगा। मतलब ये जो हम लोग का है ना ये ऊर्जा है, ठीक है, इतना जूल होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बदलना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर 0.16 जूल, ठीक है। तो दोस्तों पहले बिना टाइम गवाए हम लोग आ जाते हैं 6वां के क पे, ठीक है। खंड य, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र ब्रैकेट में म्यू बटा वी माइनस 1/u ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r का निगमन कीजिए। यहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है +2.50 डायोप्टर, ठीक है, डी को डायोप्टर पढ़ते था, -3.75 यानी 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फोकस दूरी मतलब हम लोग का इस पर न्यूमेरिकल पॉइंट भी है और एक थ्योरिकल पॉइंट है, मतलब वहाँ पे थ्योरी भी लिखना है हल्का फुल्का, मतलब जो हम लोग चित्र बनाएंगे उसके बारे में, ठीक है, यानी कि ये पूरा निगमन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका चित्र मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने बनाया है, अगर आपको ये थोड़ा समझ में ना आए तो आप यहाँ पे विद्या क्वेश्चन बैंक में भी यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम लोग का ये इसमें थोड़ा इस प्रकार बना है, ठीक है, जबकि इसमें कोई और है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला चीज बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है किसी और उत्तल, ठीक है, तो ये उत्तल का बना है, ठीक है, हम लोग का अवतल का बनाना है तो अवतल का थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज हम लोग का बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा। अगर आप चाह रहे हैं तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। और बाकी आगे का जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा चित्र, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके चित्र बना लीजिए और आगे की वीडियो देखिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग का क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, जैसा कि मैं बताया हूँ यहाँ पे पूरा थ्योरी ही लिखना है, ठीक है। माना कि एम माना कि एमपी एम डैश गोलीय अवतल पृष्ठ है जो दो मध्यमों वायु तथा कांच को पृथक्कृत करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए चित्र में ये वाला थोड़ा ये समझिएगा, ये दूसरा, ठीक है, ये उत्तल के लिए है। तो दोस्तों जो हम लोग का यम मान लीजिए यहाँ पे यम है और यम है और यम है और क्या है यहाँ पे यम
पी यम डैश, मतलब जो इसमें यस हम लोग का यस पी यस डैश है उसका हम लोग ने क्या नाम रखा है, यम पी यम डैश। मतलब ये क्या कह रहे हैं, दो माध्यमों को अलग कर रहे हैं, इधर अलग कर रहा है और इधर अलग कर रहा है, ठीक है। द्वारा अवतल पृष्ठ को दो माध्यमों में वायु तथा कांच को पृथक्कृत करता मतलब अलग करता है। इन दो माध्यमों के अवतलांक अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वन तथा म्यू टू है, ठीक है। तो हम लोग को म्यू वन तथा म्यू टू यहाँ पे देखिए चित्र में, ठीक है। यहाँ पे क्रमशः म्यू वन ये है, म्यू वन म्यू टू ये है हम लोग का अपवर्तनांक, ठीक है। अब आगे देखिए, जो है गोलीय अवतल पृष्ठ का ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी है। जो हम लोग का ध्रुव है यहाँ पे वो पी है और वक्रता केंद्र है जो हम लोग का वो सी है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष के बिंदु ओ पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु में चलने वाली प्रकाश किरणें ओ ए पृष्ठ के ए पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि दूसरी ओर आपतित किरणें ओपी पृष्ठ पर अभिलंबवत की ओर बढ़ने पर यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष की बिंदु आई पर मिलती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में थोड़ा आप उड़ा उड़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पॉइंट ना याद आए तो इसी में आपको थोड़ा बहुत बना के लिख लेना है, बट यहाँ से आपको क्या करना है, पूरा स्टेप चलना है, ठीक है। माना कि आपतन कोण कोण ओ ए सी इज इक्वल टू कोण आई, ठीक है। अपवर्तन कोण प्रतिबिंब कोण बी ए एन कोण आर। दोस्तों जब आप इसको पूरा लिख लेंगे अपने कॉपी पे ना, आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप पढ़ते जाइए, ठीक है, और इसको लिखते जाइए, ठीक है। वस्तु की ध्रुव से दूरी, मतलब जो ओपी की हम लोग की दूरी है माइनस यू दिया है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी हम लोग का पीई माइनस भी दिया है, और वक्रता की त्रिज्या हम लोग का पीसी की दूरी मतलब कहाँ तक माइनस आर दिया है, ठीक है। अब माना ओ ए आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष के क्रमशः लेमडा बीटा तथा मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ओ ए सी में जो हम लोग का लेमडा मतलब गामा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस आई है, तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर लेमडा माइनस ए। अरे दोस्तों इसको बार बार लेमडा पढ़ दे रहे हैं, इसको गामा 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 है, बार बार लेमडा पढ़ दे रहे हैं, सॉरी दोस्तों। इस प्रकार त्रिभुज आई सी ए में गामा इज इक्वल टू बी बीटा प्लस आर, जो हम लोग का बीटा आ गया, ठीक है, बीटा प्लस आर। तो हम लोग क्या किए हैं, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, समीकरण एक मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण एक इसको माने हैं तो समीकरण दो इसको मानना है, ठीक है, दो मान लेते हैं, ठीक है। अब स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है। म्यू टू बटा म्यू वन जो हम लोग का अपवर्तनांक है एन वन बटा एन टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन वन बटा एन टू हमने नहीं लिया है, हमने म्यू टू बटा म्यू वन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ से म्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू टू बटा म्यू वन इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। इसको समीकरण तीन मान लेंगे। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता है तो बिंदु ए गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पी के समीपस्थ होगा, अतः साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर, ठीक है। समीकरण तीन से म्यू टू बटा म्यू वन इक्वल टू आई बटा आर, जो हम लोग का साइन आई था उसका मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा तिर्यक गुणा कर लेंगे, उसके बाद इसको चार नंबर डाल देंगे, ठीक है। चार नंबर डालने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण चार में और समीकरण एक व दो में आई तथा आर का मान रखने पर दोस्तों जो हम लोग का आई का मान है और आर का मान है उसको हम क्या करें, समीकरण चार में रख दिए हैं, ठीक है, एक और दो में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, इसको हल किए हैं, ठीक है। हल करने के बाद थोड़ा गुणा भाग करने के बाद क्या हुआ है कि जो हम लोग का गामा है वो एक तरफ हो गया है और जो म्यू और बीटा वाले हैं वो एक तरफ हो गए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने समीकरण पांच मान लिया, ठीक है। अब क्या है, गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः अल्फा बीटा गामा के मान सभी छोटे होंगे तथा बिंदु ए और सी, ए और यहाँ पे जे है, ठीक है, ए और जे ध्रुव पी के समीप स्थिर है, ठीक है। अतः अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा और एजे बटा जे ओ, एजे बटा पी ओ, एच बटा माइनस यू। दोस्तों ये हम लोग का लिखना जरूरी नहीं है, बट हम आपको थोड़ा यहाँ पे लिखे हैं, जब आप चित्र और ये दोनों एक साथ देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो हम लोग का एजे है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जो एजे है, जब आप चित्र की सहायता से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों बीटा बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा एजे बटा पी आई ओ जे आई है, तो यहाँ पे पी आई हो गया, फिर एच बटा माइनस बी, और टोटल यहाँ तक इसको हमने समीकरण
6 7 8 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली लाइन एक लाइन लिखा है, समीकरण 4 5 4 5 6 7 8 को सेम मान मतलब 5 में रखने पर, यानी 6 7 8 का मान ना समीकरण 5 में हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मान आया है इसको क्या किया हम, अल्फा बीटा की जगह वाला इतना बराबर इतना, मतलब अल्फा बीटा की जगह हमने मान रख दिया है। और रखने के बाद दोस्तों जब आप कॉमन ओमन लेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कटने उठने के बाद इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो दोस्तों ऊपर की एच देख रहे हैं आपको कॉमन मिल जाएगा, तो एच से एच कट गया, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, और एच इसमें से कट गया तो बटा आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं, थोड़ा सा और 4 5 लाइन है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन होने के बाद हमने ये चीज सेम टू सेम उतार लिया, फिर माइनस वाले को एक मतलब थोड़ा सा इधर कर दिए। अब यहाँ पे लिखे हैं यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम में के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2/μ1 इज इक्वल टू म्यू हो तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे म्यू हो तो उपयुक्त सूत्र को उपरोक्त सूत्र में, ठीक है, निम्न इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी अब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे μ2/μ1 है उसको हम डायरेक्ट म्यू लिख देते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों देखिए μ2/μ1 को हमने क्या किया, डायरेक्ट 1 लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, अब दोस्तों इस पर एक सवाल भी पूछा था, तो दोस्तों आइए सवाल भी देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्म संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को P बराबर क्या दिया था, 2.50, ठीक है, एक दे दिया था, और फिर प्लस, अब दोस्तों प्लस क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में ये दे दिया है, ठीक है, एक प्लस में दिया और एक माइनस में, तो फिर इसको करेंगे तो माइनस ही आएगा, यानी P बराबर माइनस में आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1.25 डायोप्टर, ठीक है। तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी P बराबर 100 यह बराबर 100/P होता है। तो फिर यहाँ पे P का मान हमने पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। जब इसको इससे भाग देंगे तो 80 बार में कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस चीज का, ठीक है, इतना आपको लिखना है दोस्तों। काफी लंबा लंबा सवाल है और इतना इतना छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत लंबा सवाल है, ठीक है। 5 नंबर में आने वाले हैं तो थोड़ा लंबा तो होगा ही। अब दोस्तों अगला हम लोग का अथवा में क्या कह रहा है, किसी पारदर्शी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तनांक सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। और दोस्तों इस पर भी एक दो सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी हमने लिख लिया है, यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। दोस्तों आपको ऐसे फिगर बना लेना है, फिगर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लेंस ले लेंगे, ठीक है, पतला, और एक लाइन बीच में खास देंगे, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट से आप इसमें थोड़ा धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पे N2 के पास, तो यहाँ पे N2 से 2 यहाँ पे रेखा लिख लेंगी, जो एक हम लोग का आई पे जाएगी और आई डैश पे जाएगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आई डैश से और यहाँ पे P1 से और आई डैश के बीच की दूरी V डैश है, और आई से C की दूरी P2 की दूरी, P2 से I की दूरी क्या है, B है, और यहाँ से P1 से 0 की दूरी क्या है, U है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हम लोग का है। अब इसमें अपवर्तनांक क्या है, N1 है, N2 है, मतलब क्षेत्र है, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिंपली लिखना क्या है, माना कि एक पतला लेंस यल वायु में रखा है, दोस्तों ये हम लोग का पतला लेंस है और यल वायु में रखा है, ठीक है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक N2 है, जो लेंस का पदार्थ है उसके वायु के सापेक्ष उसका पदार्थ क्या है, N2 है, ठीक है, अपवर्तनांक N2 है। दोनों ओर का माध्यम एक समान है जिसका अपवर्तनांक N1 है। ये माध्यम एक ही है, इसलिए इसका माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, लेकिन लेंस के अंदर क्या है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक N2 है। तो दोस्तों जैसा जैसा चित्र में बना वैसा वैसा लिखा है, ठीक है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र, जो हम लोग का प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, सी, ठीक है, सी है, मतलब जो हम लोग का ये केंद्र है सी, वो हम लोग का क्या है, कौन सा केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। माना लेंस की मोटाई टी है तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु और प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी गई है, ठीक है दोस्तों। प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक के लिए चूंकि मुकोणों मध्यम N1 से N2 भेजा N2 N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे में है और जा रहा है, ठीक है, N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है। अतः प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक है, N2/N1 N2/V1 इज इक्वल टू N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, ठीक है। इसको दोस्तों आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आई डैश की P2 से दूरी y डैश माइनस टी होगी। यह पृष्ठ आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब आई इस पृष्ठ के ध्रुव P2 से
v1 दूरी पर बनता है। अतः n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश माइनस t। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का v है, लग रहा है y बना है, ठीक है, लेकिन ये v है, ठीक है, यहाँ पे v बना दीजिए, ठीक है। v डैश माइनस टी इज इक्वल टू n1 n2 बटा r2, ठीक है। अब इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब पतले लेंस के लिए t का मान v के सापेक्ष नगण्य है, अतः समीकरण 2 को सरल करने पर, अब दोस्तों जो हम लोग का t का v के सापेक्ष क्या है, नगण्य, t का मान, तो ठीक है, t को हटा दिए, ठीक है, t को डायरेक्ट हटा देंगे और इतना n1 बटा v माइनस n2 बटा v डैश इक्वल टू n1 माइनस n2 बटा r2 इक्वल टू माइनस n2 माइनस n1 बटा r2, ठीक है। अब इतना कर लेंगे और उसके बाद लिख देंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। अब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का जुड़ गया, तो फिर इतना होगा, फिर इतना जोड़ने के बाद इतना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से n1 कॉमन ले रहे हैं और इसमें से भी n1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो n1 से n1 काट देंगे, ठीक है, तो n1 इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 1n2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1n2 होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे n2 बटा n1 आएगा, इसको ही हम 1n2 भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कॉमन लेकर इसको काट दिया, तो 1/n2 माइनस 1 होगा, ठीक है। n2/n1 होगा, तो इसको 1n2 भी कहते हैं, ठीक है, तो -1, तो फिर इसका होगा। अब लिखा है यहाँ पे, जहाँ 1n2 पहले माध्यम n1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, तब लेंस के सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के अनुसार 1/u इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आपको लिखना है 1n2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट में लिखना है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यदि प्रथम वायु माध्यम वायु हो तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तो 1n2 इज इक्वल टू n, मतलब जो हम 1n2 लिखे उसको n डायरेक्ट लिखेंगे, तो इस प्रकार 1/f n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस r2, ठीक है। यही हम लोग का दोस्तों प्राप्त करना था और हमने इसका प्राप्त कर लिया, मतलब निगमन कर लिया, ठीक है। अभी क्या होता है, यही पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए क्या है, अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों के सूत्र हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस पर एक सवाल भी था, तो उसको भी देख लेते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब दोस्तों प्रश्नानुसार यहाँ पे देख सकते हैं, n बराबर 1.25 दे दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया है और जल दे दिया है n बराबर इतना। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बराबर 10 सेंटीमीटर लिख दिया, n बराबर उतना जितना दिया था वो लिख दिया, फिर n बराबर दे दिया था 4/3, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले अपवर्तनांक निकालेंगे, ठीक है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, यानी WNG, W मतलब होता है क्या, वाटर, और G मतलब होता है ग्लास, मतलब कांच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, WNG इंटू ANG, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सब चीज का मान पुट कर लेंगे, ठीक है, 3/4 गुणे 1.5, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे दिया था n, ठीक है, जल का, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद जब इसका हम लोग गुणा और भाग करेंगे तो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, 1.13, ठीक है। तथा R1 20 सेंटीमीटर, R2 -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का एक्यूरेट मान है, ठीक है, मान लिया है, ठीक है। तो फोकस दूरी के लिए क्या होगा दोस्तों, 1/f, हम यन के जगह पे ये जो पोर्शन था यन के जगह पे हम इसको ये रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मान हम लोग का कितना आया था, 1.13, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, फिर एक घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का इतना आ जाएगा, फिर R1 R2 का मान पुट करेंगे इसमें, तो फिर इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 2/20, और फिर इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ से भाग दे देंगे, ठीक है। और भाग देने के बाद आपका कितना आंसर आएगा, 76.29। आपको मेन चीज है कि आपको सूत्र बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सूत्र है, आपको सूत्र मिल जाएगा तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो आपको मेन मेट्रू है कि आपको सूत्र लगाना, सवाल अपने मन से लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आप क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। अब दोस्तों 7वां हम लोग का सवाल क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के परिपथ चित्र खींचिए, परिवर्तित धारा का दृष्ट धारा में परिवर्तन करने हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ चित्र बनाकर इसी क्रिया विधि समझे, ठीक है, संक्षेप में समझाइए, ठीक है। यहाँ पे क्रिया विधि भी समझाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चित्र बना लिया है, ठीक है, बहुत इजी, आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने चित्र में डरा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अग्रदिशिक है, ठीक है, जो हम लोग का पहला पूछा है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ यही क्या है, परिपथ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परिपथ बना लिया है अग्रदिशिक, ठीक है, पीएन क्षेत्र का, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये किधर जा रहा है और इधर जा रहा है, इसमें यही अंतर आपको याद कैसे करना है कि देखिए अग्र दिशिक में क्या होता है, दोनों क्या होता है बेस की तरफ जाते हैं, मतलब आधार की तरफ। और पश्चिम दिशा में क्या होता है, दोनों बेस से भागते हैं, ठीक है, आधार से भागते हैं, मतलब आधार में जाना ही नहीं चाहते हैं पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसको दोस्तों उत्क्रम अभिनय भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने आपको वीडियो में बताया था सेट वन वाले में, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा सेट वन की वीडियो तो वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में जो वो एक और प्रश्न पूछ रहा है वो उसका चित्र है, ठीक है। अब इसको चित्र को आप बना लीजिएगा, ठीक है, जो जो नाम लिखा वो भी नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और आगे का जब थ्योरी आप इसको बना के पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रियाविधि इसका लिखा गया है, ठीक है। निवेशी प्रत्यावोल्टेज वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का यशवंत सिरा मध्य बिंदु टी के सापेक्ष धनात्मक तथा यश2 सिरा ऋणात्मक होता है, तब संधि डायोड D1 अग्र अभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तथा इसी क्षण डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और इसमें धारा नहीं बहती है। अतः धारा डायोड D1 लोड कार्यजल लोड प्रतिरोध, ठीक है, RL तथा तारों द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तीरों द्वारा दर्शाया गया है, जो मतलब तीर उसमें था उसके द्वारा दर्शाया गया है। आपको सिर्फ एक एक लाइन पढ़ना और चित्र देखना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पष्ट है कि डायोड D1 व D2 क्रमशः धारा प्रवाहित करते हैं तथा निवेशी वोल्टेज के अर्ध चक्रों के दौरान लोड प्रतिरोध RL में धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के निर्गत वोल्टेज एक दिशीय संपदों की अवरिक्त श्रेणी प्राप्त होती है। दोस्तों बात इतना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इतना लिख लेना है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, जो मैं चित्र दिखाया हूँ वो आपको बनाना है, वीडियो पॉज करके रोक के, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का सातवां क्या है, दोस्तों मेरा काम है सिर्फ हल करवाना, ठीक है। समझाना होता तो मैं अगले मतलब एक एक टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों आपको एक टॉपिक समझाऊंगा ना तो इसमें 10-20 मिनट आराम से लगेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मैं सिर्फ सिंपली आपको आंसर हल करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, ठीक है। और उसको आप पढ़े तो समझ में आ जाए, ठीक है। अगर दोस्तों आप उसको पढ़ भी रहे हैं और चित्र को देख भी रहे हैं तो आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट अथवा में क्या आता है, चित्र में दिए गए गेट पी क्यू यानी जो हम लोग का गेट है पी क्यू वो बताया गया था। निर्गत सिग्नलों की सततता सारणी बनाइए, निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए। दोस्तों जैसा कि मैंने गेट पे वीडियो ऑलरेडी डाला था, ठीक है। तो दोस्तों गेट का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला था कि कैसे उसका सत्यता सारणी बनाना है, क्या प्रतीक होता है, क्या बुलियन व्यंजक होता है, ठीक है। तो मैंने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे जाएगा, ठीक है, चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न है कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे गेट बना दिया, तो दोस्तों ये हम लोग का क्या नैंड गेट है और ये क्या है हम लोग का आर गेट है। अब नैंड गेट कैसे पहचाने जाए, क्योंकि इसमें एंड और नॉट से जुड़ा है, ठीक है। जो हम लोग का एंड गेट होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। और जो हम लोग का नॉट गेट होता है वो किस प्रकार का होता है, यहाँ पे बिंदु रहता है और इस प्रकार। जब इन दोनों को मिश्रण करते हैं मतलब मिलाते हैं तो वो किस प्रकार बनता है, यहाँ पे बिंदु लग जाता है और इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट, ठीक है। दोस्तों मैं उस वीडियो में बताया था कि दो गेटों से बन के मिलता है गेट, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग का गेट हो गया। तो दोस्तों इसका सत्यता सारणी पूछा तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब दोस्तों एंड गेट में क्या होता है, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। जब 0-0 होता है तो हम लोग का वाई का मान जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है, नहीं 0 आता है, ठीक है। और 0-1 भी होता है तो 0 आता है, फिर 1-1 भी रहता है आपका, यहाँ पे 1 और 0 रहेगा तब भी आपका 0 आएगा और 1-1 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरह मतलब आता है, ठीक है, मान एंड गेट का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम जब इसको नॉट गेट में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, नॉट गेट में, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये केवल एंड गेट के लिए था, ठीक है, एंड वाला, ठीक है। अब इसको जब नैंड गेट में, मतलब इतना हम लोग का एंड गेट था, अब जब इसको नॉट गेट में बदलेंगे तो 0 का क्या होता है 1 होता है, 0 का क्या होता है 1 होता है, 0 का क्या होता है 1 होता है, 1 का क्या होता है 0 होता है। अब ये हम लोग का जो हुआ वो यहाँ वाई डैश का मान हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ वाई डैश का मान, ये वाला, ठीक है। इसको मान लीजिए वाई डबल डैश है और ये वाई डैश है, मतलब वाई डबल डैश मतलब एंड गेट का है, एंड गेट का ए एन डी, और ये हम लोग का नैंड गेट का हो गया, ठीक है। एंड गेट का यहाँ से निकाला है, जब इसको नॉट गेट में प्रवाहित मतलब परिवर्तन किए तो ये हम लोग का नैंड गेट बन गया, तो नैंड गेट का ये हो गया, ठीक है।
अब दोस्तों नैंड गेट से देखिए यहाँ पे एक मतलब बी धारा बह रही है जो हम लोग का नैंड गेट का एक कार्य करेगा। अब ए इधर से जा रहा है मतलब ए और बी को मिलाकर हम लोग को वाई मतलब ए और वाई डैश को मिलाकर हम लोग का मेन मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है दोस्तों, वन रहता है तो आपका वन रहता है, और ठीक है मतलब जीरो वन है तो वन होगा, फिर जीरो वन है तो वन ही होगा, फिर वन वन है तो भी वन होगा, और वन जीरो है तो तब भी वन होगा। यानी जो हम लोग का चारों मान आएगा वन 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 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सत्यता सारणी बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है, 13 मिनट की वीडियो, मतलब आपको पूरा फुल प्रोसेस मैं बताया हूँ, आपको वो समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है दोनों गेटों के लिए निवेशी एवं निर्गत प्रतिरूप, ठीक है। तो इस प्रकार बना है, ठीक है। तो पहले में हम लोग का जब ए का मान जीरो था तो जीरो तक यहाँ पे लाए नीचे की तरफ खींच के, और जैसे ही जीरो जीरो मतलब दोनों पे जीरो हुआ है, ठीक है, वन टू पे दोनों पे जीरो हुआ है, तब हम लोग का क्या हुआ है, जीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जब बी का मान हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे जीरो जीरो हुआ है और एक बार एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको सत्यता सारणी देखेंगे आप इसको, तब आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, आपको ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वो वीडियो जाके देखिएगा, और गेट नॉर गेट एंड सत्यता सारणी बूलियन व्यंजक आपको, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों 8वां प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक की वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भर देने पर संधारित्र में धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है। पहले पूछा था परावैद्युत के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, मतलब वो क्या होता है। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। दोस्तों कोई भी माध्यम अणु अणुओं अथवा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में धन आवेश उनके नाभिक पर केंद्रीय होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृष्टा दृढ़ पूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में विपरीत दिशा में विस्थापन हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु एक सिरे धनावेशित तथा दूसरे सिरा ऋणावेशित हो जाता है। मतलब जो उसका सिरा होता है वो धनावेशित होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणावेशित होता है। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है। तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। यह आवेश संधारित्र के प्लेटों के आवेशों के विपरीत चिन्हों के होते हैं। वह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ के होने वाली यह क्रिया की परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज हम लोग का था, आप मन कर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी आगे की ओर, ठीक है, जो हम लोग का सूत्र का व्यापक मतलब उत्पत्ति करनी है, ठीक है। संधारित्र प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है। दोस्तों उसके बाद हम लोग को ये हेडिंग डालना है, ठीक है, और ये फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर बनाने के बाद दोस्तों इस फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चित्रानुसार, ठीक है। संधारित्र की दो प्लेट ए तथा बी, दोस्तों ये संधारित्र की जो प्लेटें हैं ये दोनों, ये हम लोग का एक ए है और एक बी है, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। दूसरा तो समांतर में रखा गया है, ठीक है, देखिए समांतर में रखा गया है, जिनके बीच की दूरी डी है, और इनके बीच की दूरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूरी यहाँ पे लिखा गया है डी, ठीक है। यहाँ पे बीच की दूरी डी है, ठीक है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने से प्लेट बी में सम समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये समीपवर्ती यहाँ पे तल है उस पर माइनस हो रहा है, और जो दूरवर्ती तल है मतलब इसके ऊपरी सिरा वाला है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये जो इसके ऊपरी सिरा वाला ये अंदर का सिरा हो गया,
और एक इसके ऊपर का सिरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर के सिरा पे ना फिर प्लस चार्ज आता है, तो ये क्या होता है कि पृथ्वी से अटैच है तो ये पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है। यानी जो प्लस क्यू आवेश का वो संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हरे पेन से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखिए यहाँ पे, माना दोनों प्लेटों के बीच कोई बिंदु P स्थित है। प्लेटों ए के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो ठीक है, तीव्रता को हमने क्या किया, ई से हमने यहाँ पे लिख दिया E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन के, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस मतलब बिंदु बी के कारण अब निकालेंगे, ठीक है। प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम टू सेम वही चीज़ लिखेंगे, बस यहाँ पे E2 लिख देंगे। अब E2 लिखने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे E2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता क्या होता है, E बराबर जो हमने क्या निकाला था E1, ठीक है, E1 प्लस E2। अब यहाँ पे वो चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। अब जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 सिग्मा आया है, और फिर 2 से क्या हुआ है, 2 से 2 कट गया है, यानी कि 1 हो गया है। यानी कि 1 हुआ है तो क्या मतलब दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ई बराबर अपसाइलन बटा, यानी कि मेन हम लोग का क्या मिला है, ये मिला है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, विभवांतर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ठीक है। अब ई इंटू डी को हम क्या लिख दिए, ई का मान लिख दिए डायरेक्ट जो आया है सिग्मा अपसाइलन के, ठीक है। और डी का मान दोस्तों क्या होता है, डी का मान होता है वी ए बटा, ठीक है, वी ए बटा ए होता है, ठीक है। डी का मान क्या होता है, क्यू बटा ए होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग का उतरा है वो हम लोग सेम टू सेम उतार लेंगे, क्यू यू बटा, ठीक है। अब दोस्तों डी का मान जब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि डी का मान नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सिग्मा का मान रखा है, यहाँ पे देखिए सिग्मा का मान यहाँ पे रखा है क्यू बटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा का मान पुट कर रहे हैं, यहाँ पे तो डी हम लोग का ऑलरेडी है, डी का मान नहीं रखेंगे, हम लोग सिग्मा का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए सिग्मा का मान पुट करेंगे, अब सिग्मा का मान पुट करेंगे तो सिग्मा की जगह पर क्यू हो जाएगा, और बटा में ए है तो बटा में ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वी ए माइनस वी डी, ठीक है, वी बी, ये चीज हो गया। अब दोस्तों हम लोग का संधारित्र ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पे देखिए धारिता, मतलब धारिता हम लोग का ज्ञात करना था। सी बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू बटा वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू बटा वी ए माइनस वी बी के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, या जो वी ए माइनस वी बी का यहाँ पे जो हम लोग का आया था ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करने के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग का क्यू से क्यू कट जाता है, ठीक है। और क्यू से क्यू कटने के बाद दोस्तों क्या आता है, हम लोग का ये आता है, ये वाला लाइन आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला लाइन आ जाता है, बस यही हम लोग का है जो हम लोग का व्यापक मतलब सूत्र ज्ञात करना था, ठीक है। सी बराबर ए इंटू अपसाइलन नॉट इंटू के बटा डी, तो दोस्तों यही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और आगे यहाँ पे भी आप दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। अगर संधारित्र बढ़ाना चाहते हैं, संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों क्या कहता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब जो दूरी डी है वो कम होनी चाहिए। मतलब जो दूरी अगर मान लीजिए इतना है तो इतना दूरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। और दोस्तों तीसरा क्या कहता है, दोनों प्लेटों के ऐसे मध्य रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, ठीक है। तो दोस्तों ये भी चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का आगे क्या आता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला हम लोग का है, गॉस के प्रमेय को लिखिए। आर त्रिज्या की धातु के एक खोखले गोले को क्यू कूलाम से आवेशित किया जाता है। इसके पहला पृष्ठ पर निकालना है, दूसरा अंदर तथा बाहर स्थित बिंदु पर, ठीक है। मतलब हम लोग को तीन चीज़ें निकालनी है, ये तीनों चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को अंदर बाहर और पृष्ठ पर निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों जो हम लोग का पूछा था ये वही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछा था, गॉस के प्रमेय, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय पर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है।
दोस्तों माना कि पहले हम लोग ऐसे चित्र बना लेंगे, ठीक है। ऐसे चित्र बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है माना कि ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्थिति 1, ठीक है। अब दोस्तों स्थिति 1 के लिए हम लोग आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्थिति 1 हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। जब बिंदु P गोले के बाहर है तब। अब दोस्तों स्थिति 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले पे पृष्ठ पर दिया था और दूसरे पर अंदर और तीसरे पर बाहर दिया था। तो अब हम लोग बाहर वाले पे पहले ज्ञात कर रहे हैं, यानी पृष्ठ पे है। यानी पृष्ठ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, जब बाहर है यानी बाहर वाले पे ज्ञात करें, यानी तीसरा नंबर। यहाँ पे स्थिति इसमें थर्ड दिया है प्रश्न में और हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इतना जो इसमें लिखा है ना, आप उसको 3 नंबर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्थिति 3, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है। जब बिंदु P गोले के बाहर है तब ऐसी स्थिति में 0 केंद्र तथा R त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं, मतलब कल्पना करते हैं, ठीक है, जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ई इक्वल टू मतलब बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी को हम लोग सेम टू सेम यही चीज़ लिख लेंगे, ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है। अब 0 अंश का मान 1 होता है, तो ठीक है। तो हम लोग का क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई बराबर। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सारे के लिए लिख देंगे ए फाई ए समाकलन डी फाई ई, यानी सबका समाकलन कर देंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी को जब आप सब को कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ई 4 पाई R² आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, ठीक है। फाई ई बराबर क्यू बटा अपसाइलन 0, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 व 2 से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इतना इज इक्वल टू इतना। तो दोस्तों बस हम लोग का ये पहला स्थिति का ये सूत्र है, ठीक है। अब दूसरा स्थिति क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि पी गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया था पहला पृष्ठ पर, यानी जो स्थिति हम लोग की 2 है, मतलब उसकी स्थिति 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि बिंदु पी गोले के पृष्ठ पर हो तो आर बराबर, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कोई गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे R² की जगह पे जो स्मॉल आर था उसको कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलम, बहुत ही 2 लाइन में, ठीक है। अब स्थिति 3 कह रहे हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर हो तब आर क्या कह रहा है, कैपिटल आर ग्रेटर देन आर, मतलब जो हम लोग का मतलब उससे छोटा, मतलब आर से भी छोटा हो, ठीक है, कैपिटल आर से भी छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, गोले का दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है, तब ऐसी स्थिति में गोले के अंदर आवेश शून्य होगा, ठीक है। मतलब जब आवेश से अंदर हो जाएगा, मतलब आपको चित्र में दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें चित्र के अंदर दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का आवेश है, ठीक है। ये जो लाइन बनी है प्लस 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 करके, इसमें आवेश है। तो दोस्तों एक तो हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर निकाला, फिर एक इस पर निकाला, अब इसमें अंदर निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, जब आवेश हम लोग का इस पर है, ऑलरेडी इस पर है, मतलब इस पर लाइन पे, तो जब अब इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग का आवेश इस पर है, तो इसके अंदर तो आवेश ही नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो इसके अंदर जब आवेश ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जब आवेश नहीं है तो आवेश का मान क्या होगा, क्यू बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर 0। अब चूंकि जो हम लोग का सूत्र प्राप्त हुआ था, अब जब उसमें Q बराबर 0 का मान रखेंगे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब हम Q बराबर 0 रखते हैं, जब हम यहाँ पे Q बराबर 0 रखेंगे इसमें इस वाले फार्मूले में, तो यहाँ पे देखिए इसका मान ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि E बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों बस यही हम लोग का इसका आंसर था, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो दिया है वो क्या है, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। चुंबकीय विद्युत की
परिभाषा दीजिए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्र का मतलब इस पर एक न्यूमेरिकल भी दे दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो समान चुंबकीय क्षेत्र के मतलब जो हम लोग को बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करना है वो क्या है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के आयताकार लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हम लोग का है, ठीक है। तो दोस्तों एक यहाँ पे ऐसे फिगर बनाने रहा है आपको, ठीक है। तो फिगर में आपको यहाँ पे APB, ठीक है, ऐसे करके कई ठो नाम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे फिगर बनाने के बाद जैसे जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है आप वैसा वैसा नाम दे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं फिगर को थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में और लिखने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे किसका नाम क्या दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम A है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे I है और यहाँ पे L है, ठीक है। तो इस चीज़ का इसका नाम है, ठीक है। अब हम जूम आउट कर लेते हैं, अब यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। माना एक आयताकार लूप PQRS, जो हम लोग का क्या है PQRS है, ठीक है। RS है, लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। लूप की लंबाई L तथा चौड़ाई B है, यानी जो चौड़ाई L है और लंबाई हम लोग का क्या है B है। लंबाई L है और चौड़ाई B है, ठीक है। लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मतलब लूप में हम लोग की धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया, माना लूप का क्षेत्रफल A तथा लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है। जो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र खींचा गया है उसमें हम लोग का क्या हो रहा है, थीटा कोण बनाता है। तब आयताकार लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक, टाउ बराबर IAB साइन थीटा होगा, ठीक है। यदि फेरों की संख्या n है तब इसमें क्या करेंगे, हम भी n से गुणा कर देंगे, ठीक है। फेरों की संख्या अगर n हो तो तब यहाँ पे लिखा है यदि कुंडली में, यहाँ पे लिखा है यदि कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यम है तब, तो यम बराबर क्या हो जाएगा NIA, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 से टाउ बराबर यम बी साइन थीटा, बस आपका यहीं पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आपको इतना ही छोटा बस लिखना है, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल पॉइंट था, तो आइए न्यूमेरिकल पॉइंट भी अभी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहले उसके बाद हम लोग अगले सवाल का देख लेते हैं, अगला सवाल का क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैमरा खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट इसको लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, इसकी मदद से धारावाहिक ऋजुरेखीय लंबा के चारों के कलन को चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक इसमें क्या बताना है हम लोग को, एक निगमन बताना है, ठीक है, सूत्र का। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी लिखना है और इसका डिफिनीशन भी लिखना है, ये भी बहुत ईजी है। आइए देख लेते हैं क्या है। जैसा कि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को जब खोलेंगे तो इस प्रकार खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोटेड है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया है बहुत से वीडियो, तो यहाँ पे देखिए आपने अपलोड किया है, तो हमने क्या होता है जब मतलब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण समीकरण थे हमने यहाँ पे ऑलरेडी हल कर दिया है और यहाँ पे आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने यहाँ पे देखना है। और दोस्तों आपको जब प्लेलिस्ट में आप इसको होम बटन में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो मैं कह रहा था फिजिक्स का क्लास 12th का जो हम लोग का अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन है, उसकी पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगी। आपको सिंपली प्लेलिस्ट खोलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहाँ पे जाना है। यहाँ पे पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगी। पहले पार्ट पे क्या है, यहाँ पे देखिए पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है, मतलब लाइन बाई लाइन मिलेगी, आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेट 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 रिलीज है, और ये पार्ट 3 हम लोग का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने बता दिया एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है, उसके आगे का जो सूत्र का व्यापक हल है। तो दोस्तों हम लोग का जो पहला न्यूमेरिकल था वो इस प्रकार है, ठीक है। प्रश्नानुसार धारा, ठीक है। तो धारा लूप में हम लोग का क्या हो रहा है, धारा लूप का जो क्षेत्रफल है ए वो कितना दिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम थोड़ा वो खोल लेते हैं पेज, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो धारा लूप में दिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। थोड़ा एम्पियर क्या दे दिया है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हमने एम्पियर भी लिख दिया है 2 एम्पियर, ठीक है, आई बराबर। अब इसमें पूछा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मतलब ज्ञात कीजिए मान, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होता है यम बराबर NIA, ठीक है। अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है, सूत्र में। तो NIA बराबर होता है, तो n बराबर कितना फेरा है, एक ही फेरा है, ठीक है। और I का मान कितना है 2 हुआ, ठीक है, 2 है, 2 एम्पियर है। और A का मान हम लोग का क्या दे दिया है 1 × 10⁻⁵
4, ठीक है, मीटर। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 4 रखे हैं, फिर यहाँ पे गुणा हुआ है तो 10 के घात ऋण 4 यानी 2 गुणे 10 के घात ऋण 4 एम्पियर प्रति मीटर आया एम बराबर, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत इजी सवाल, आपको सूत्र सेवल ये वाला याद रखना है, ठीक है। एम बराबर एन आई ए, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, अगर दे दे ज्ञात करने का तो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों तो नीचे वाला प्रश्न आ जाता है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला एम्पियर वाले में, ठीक है। यहाँ पे दिया एक सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आई बराबर 10 एम्पियर दे दिया है, आई बराबर 10 एएमपी यानी एम्पियर, ठीक है। अब दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू 0 आई बटा 2 पाई आर, अभी देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों म्यू 0 का मान क्या होता है, मैं आपको बता दूं, म्यू 0 का मान आपको ज्ञात याद रखना है, ठीक है, 10 के घात ऋण 7 इंटू 4 पाई। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पे मान इसमें दे दिया भी है, ठीक है, म्यू 0 बट्टा 4 पाई इक्वल टू माइनस 10 के घात माइनस 7। अभी यहाँ पे हम जब यहाँ पे लिखेंगे म्यू 0 इक्वल टू, तो 10 के घात ऋण 7 में क्या होगा, इंटू हो जाएगा किसका, 4 पाई का, ठीक है, 4 पाई का, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 पाई का इंटू हो जाएगा तो हम लोग मान लीजिए अब यहाँ पे धर रहे हैं, यानी कि 10 यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आई बटा 2 पाई इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई गया, एक दो से एक दो, मतलब 2 बार में गी गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यही चीज यहाँ पे लिखा गया, 2 गुणे 10 के घात ऋण 7। अब आई का मान कितना था, 10 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे 10 एम्पियर रख दिया है, ठीक है। और आर क्या था, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ना 10 सेंटीमीटर, इसमें भी देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि आर बराबर क्या दे दिया था हम लोग का, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 के घात ऋण 2 से हम भाग देंगे, ठीक है, तो मतलब गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का मीटर में बदल जाएगा, तो ठीक है, इसको मीटर में बदलने के बाद इसके बाद गुणा भाग किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आया, 2 गुणे 10 के घात ऋण 5 यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सवाल समाप्त हो गया, और दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी सेट हल भी हो गई। दोस्तों जो हम लोग का सवाल छूटा है, मतलब उस पर ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और दोस्तों इस सेट 1 अगर आपने नहीं देखा, सेट 1 का वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, और केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे दिए गए प्रश्न के उत्तर छोटे थे या बड़े थे, ठीक है। तो दोस्तों ये 5-5 नंबर के सवाल थे, तो थोड़ा बहुत तो बड़े थे, लेकिन कुछ काज का थोड़े छोटे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने 9वां प्रश्न जो लगाया है वो ऑलरेडी थोड़ा छोटे छोटे थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।